हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं मैं डीमन वाइफ की 9th एपिसोड के साथ। वो सोल्जर जियांग से कहता है, अगर तुम्हें स्कूल में स्टडी करना है तो तुम्हें यही हॉस्टल में रहना होगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते तो सोफी सास ने कहा था कि तुम्हें वापस अपने साथ ले आऊं, वो तुम्हें अपने घर पर रख लेगा। साथ ही वो सोल्जर अपनी जेब में से की निकालता है और उसे कहता है, सोफी सास ने तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम कर दिया हुआ है। ईस्टर्न हॉल में तुम्हारे लिए ये एक रूम बुक है, तुम वहाँ पर जाकर रह सकते हो। जियांग सोचता है, सोफी सास तो बहुत ही अच्छा इंसान है, अगर मुझे कभी डीमन ट्राइब में वापस जाने का मौका मिला तो मैं उसके भाई को जरूर ढूंढूंगा। दूसरी तरफ सोफी सास अपने पापा से कहता है, क्या आपको लगता है कि किंग हमारी बात सुनेंगे। मास्टर गुरु बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं, ग्रे टीम के कैप्टन और एग्रीकल्चर मिनिस्टर दोनों ही मेरे सबसे अच्छे साथी थे। रीजेंट को लगता है कि वो इस तरह मुझे कमजोर कर देगा, मैं उसे इस बात के लिए अच्छा सबक सिखाऊंगा। वो दोनों जैसे ही किंग के कमरे के बाहर जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर खड़े होते हैं। वो सोल्जर उन दोनों से कहते हैं, हमारे किंग ने पहले से ही कह दिया था कि मिस्टर गुरु उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मास्टर गुरु सोफी सास से कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं और किंग सेम ही सोच रहे हैं। साथ ही वो सोल्जर उनसे कहते हैं, लेकिन किंग ने कहा था कि सिर्फ मास्टर गुरु को ही अंदर आने देना, वो उनसे अकेले में कोई बात करना चाहते हैं। सोफी सास उस सोल्जर से पूछता है, क्या वाकई में हमारे किंग ने ऐसा कहा है। वो सोल्जर उसे कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर मास्टर गुरु अंदर चले जाते हैं, जबकि सोफी सास बाहर ही रुक जाता है। मास्टर गुरु जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर किंग नहीं होते, जबकि उनकी जगह पर अंदर रीजेंट होते हैं। रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं, मैंने किंग को घोड़सवारी करने के लिए भेज दिया है, इसलिए वो शाम तक वापस नहीं आने वाले। मास्टर गुरु जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं। रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं, आज दरबार में जो कुछ भी हुआ, कहीं आप उससे डर तो नहीं गए। मास्टर उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि बाहर सोफी सास खड़ा होता है और वो इंतजार कर रहा होता है कि कब उसके पापा बाहर निकल कर आए। उसी वक्त साटो वहाँ पर आ जाता है। साटो सोफी सास से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम हमेशा से ऐसा ही काम करते हो, जहाँ पर भी जंग हो रही हो तुम अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर घुस आते हो। लेकिन तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि व्हाइट ड्रैगन टीम का काम सिर्फ किंग की सेफ्टी का ख्याल रखना है, ना कि बाहर जाकर जंगे लड़ना। सोफी सास उसे कहता है, मुझे मालूम है कि हमारा काम क्या है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि सारी कमांड किंग के हाथ में है। साटो उसे कहता है कि हमारे किंग अभी बहुत छोटे हैं, तो ये तो आम सी बात है कि तुम्हारी टीम को कमांड करने के लिए रीजेंट ही ऑर्डर्स देते हैं। उसकी ये बात सुनते ही सोफी सास बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है, दरवाजे पर भी तो मेरी ही यूनिट के स्पाई खड़े हैं, इसका मतलब अंदर किंग नहीं है बल्कि रीजेंट है। साटो सोफी सास से कहता है, अगर तुम अंदर जाने की सोच रहे हो तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा करने से तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। सोफी सास साटो से कहता है, क्या तुम लोग मेरे पापा को नुकसान पहुंचाने वाले हो। साटो अपने चेहरे पर हाथ रखता है और हंसना शुरू कर देता है और सोफी सास से कहता है, यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो रीजेंट की मर्जी से होता है, तुम लोग भी जो कुछ करती हो वो भी रीजेंट की मर्जी से होता है। सोफी सास अपनी तलवार निकालता है और साटो के गले पर रखते हुए उसे कहता है, तुम लोग मेरे पापा के साथ क्या करने वाले हो। साटो उसे कहता है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि तुम एक हीरो बन सकते थे, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक कैप्टन ही बने रहना है। सोफी सास गुस्से के साथ साटो से कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरे पापा के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। साटो उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, रीजेंट उसे मारने नहीं वाले। रीजेंट गुरु को अपने साथ लेकर गए हैं ताकि वो उसे लोगों के हालात बता सके कि हम इंसान किस हालत में है। सोफी सास उससे कहता है, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। साटो पीछे की तरफ घूम जाता है और उसे कहता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं और तुम्हारे पापा बिल्कुल सेफ है, इसलिए वापस जाकर आराम करो। और साथ ही वो उसे कहता है, लेकिन अगर फिर भी तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम कोशिश करके देख सकते हो कौन किसके टुकड़े करता है। नेक्स्ट सीन वेस्टर्न कैंपस रेजिडेंस का होता है, जहाँ पर जियांग के लिए सोफी सास ने कमरा बुक किया होता है। जियांग कहता है, ये तो बहुत ही फैंसी है। वो जैसे ही चाबी लगाकर अंदर दाखिल होता है, सामने इजाबेला खड़ी होती है। वो अपने कपड़े तकरीबन पहन ही चुकी होती है, बस ऊपर से स्ट्रिप्स ऊपर कर रही होती है। जियांग ये देखकर शर्माना शुरू कर देता है और साथ ही अपनी आंखों के सामने हाथ रख लेता है और चिल्लाकर उससे कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। थोड़ी देर के बाद वो उससे कहता है, तुमने अभी तक मुझे मारा क्यों नहीं। इजाबेला उसे कहती है, तुम पहले से मेरी पूरी बॉडी देख चुके हो, इसलिए इसके लिए तुम्हें क्या मारना। जियांग सोचता है, मुझे लगता है ये सब कुछ सोल्जर ने किया है, उसी ने हम दोनों को एक ही रूम में रखा है। इजाबेला उसे कहती है, मुझे नहीं पता कि इन इंसानों का मकसद क्या है, लेकिन ये हम दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। वहीं टेबल पर गोल्ड कॉइन्स की एक थैली पड़ी होती है। क्वीन जियांग से कहती है, हमारे लिए उन्होंने सब कुछ पहले से इंतजाम किया हुआ है। जियांग उस थैली में से एक गोल्ड कॉइन उठाता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इस गोल्ड कॉइन से मुझे कितना कुछ मिल सकता है, मुझे लगता है शायद इससे कुछ खाना मिल जाए। जियांग क्वीन से कहता है, अब जबकि हम सेंट्रल एरिया से बहुत दूर हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से भाग जाएं।
क्वीन उसे कहती है, पागलों जैसी बातें मत करो। अकेडमी को अपने स्टूडेंट्स का पता होता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाते हैं, और इसके अलावा इस पूरे रेजिडेंस के इर्द गिर्द एक बैरियर है, तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। वो बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। यहाँ तक कि कोई टीचर भी उस बैरियर को नहीं तोड़ सकता। जियांग उसे कहता है, तो फिर हमारा प्लान क्या होगा? क्वीन उसे कहती है, मेरे पास जरा सी भी पावर नहीं, जैसे मेरी पावर्स वापस आएंगी तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तब के लिए मैं यहीं पर रुकूंगी। और वैसे भी मैं डीमन क्लैन में वापस नहीं जा सकती, क्योंकि डीमन क्लैन में ये रूल है कि जिसके पास ज्यादा पावर होगी उसे ही डीमन लोग अपना लीडर मानेंगे, और मेरे पास तो जरा सी भी पावर नहीं, मुझे वो कभी भी अपनी क्वीन दोबारा नहीं मानेंगे। जियांग उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम जरा भी फिक्र ना करो। देखना, एक दिन मैं तुम्हारी पावर तुम्हें वापस दिलवा दूंगा और तुम्हें तुम्हारे ट्राइब में वापस ले जाऊंगा और तुम दोबारा से डीमन ट्राइब की क्वीन बन जाओगी। क्वीन उसे कहती है, अब ऐसा क्या हो गया? क्या तुम्हारे हाथ में कोई जादू की छड़ी लग गई है? जियांग अपने पास से टीचर का दिया हुआ पेन निकालता है और उसे कहता है, मैंने अपनी क्लास ढूंढ ली है, मेरे हाथ में बहुत ही पावरफुल वेपन है, अगर मैंने इसको मुकम्मल तौर पर मास्टर कर लिया तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। क्वीन उसे कहती है, चलो ये तो अच्छी बात है। जियांग उससे पूछता है, तुमने कौन सी क्लास ज्वाइन की, तलवारबाजी की या मैजिक की? क्वीन उसे कहती है, नहीं, मैंने दोनों ही क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं। मैंने दोनों टीचर से कहा था कि मैंने दोनों क्लासेस में स्टडी करनी है, तो वो दोनों ही मान गई। उसी वक्त जियांग आगे बढ़ता है और बेड पर लेट जाता है और उसे कहता है, इसका मतलब तुम एक जादूगरनी भी हो और एक तलवारबाज भी हो। क्वीन उसे कहती है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन साथ ही वो जियांग से कहती है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? जियांग उसे कहता है, मैं तो बस ड्रामा कर रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों शादीशुदा हैं, किसी को ऐसा न लगे कि हम दोनों एक बिस्तर पर नहीं सोते। क्वीन को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे पीटती नहीं, वो शर्माते हुए दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेती है और फिर जियांग से कहती है, ये सारी तुम्हारी गलती है, उन सब के सामने तुम मुझे बार बार अपनी बीवी क्यों कहते हो? जबकि जियांग ये सोच रहा होता है, ये मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही? ऐसी बात करने पर तो इसे मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था। जियांग क्वीन से कहता है, मैं सिर्फ उनके सामने इसीलिए ये बात करता हूँ ताकि ठरकी लड़कों को तुमसे दूर रखा जा सके, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इसलिए बहुत सारे लड़के तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। क्वीन उसे कहती है, तो इसके लिए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जियांग उसे कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम दोनों शादीशुदा हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। साथ ही क्वीन अपनी तलवार उठाती है और जियांग के सामने करते हुए उसे कहती है, जल्दी से बेड से नीचे उतरो। जियांग बेड से नीचे उतर आता है और नीचे ही सो जाता है। रात को वो फिर से उठ जाता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती। उसने अपना पेन हाथ में पकड़ा होता है और कहता है, तो इस पेन की मदद से मैं सब कुछ बना सकता हूँ, चाहे कुछ भी, लेकिन मुझे इसको ट्राई करना होगा, मुझे नहीं पता कि इससे मैं क्या क्या बना सकता हूँ। फिर वो उसी वक्त उठता है और उस पेन से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। सुबह के वक्त जैसे ही क्वीन उठती है तो सामने उसके बिस्तर पर एक लड़की बैठी होती है। क्वीन जल्दी से अपनी तलवार उठाती है और उसकी तरफ करते हुए उसे कहती है, तुम कौन हो और तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? लेकिन वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती। क्वीन जब दूसरी तरफ घूमकर उसे देखती है तो वो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला होता है। क्वीन उसे देखकर कहती है, ये तो मेरा पुतला है, लेकिन ये आया कहाँ से होगा? उसी वक्त वो दूसरी तरफ देखती है तो कमरे में ऐसे बहुत सारे स्टैचूज पड़े होते हैं। वो उनके पास जाती है और कहती है, ये लाजमी तौर पर उसी इंसानी कचरे की हिमाकत होगी। वो करीब जाकर उन्हें देखती है और कहती है, आखिर ये स्टैचू है किस चीज के? वहाँ पर सामने एक गन का स्टैचू होता है। क्वीन कहती है, मैं रात को बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए उसके इतने ज्यादा शोर करने के बावजूद भी मुझे नींद से आंख नहीं खुली। फिर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रही होती है तो बाहर से शोर की आवाज आ रही होती है। बच्चे कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। क्वीन जैसे ही बाहर जाती है तो बाहर दरवाजे के सामने एक रेसिंग कार खड़ी होती है, लेकिन वो भी पत्थर का स्टैचू होती है। क्वीन उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत ही अजीब चीज है। उसी वक्त बच्चे कहते हैं, दूसरी तरफ देखो, यहाँ पर एक और अजीब चीज है। दूसरी तरफ एक बड़ा सा रोबोट होता है। सारे बच्चे उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं, आखिर इसको यहाँ पर रखा किसने है? ये तो बहुत बड़ा स्टैचू है। क्वीन ये देखकर कहती है, इस इडियट को वापस आने दो, मैं इसे जरूर इस बात के लिए सजा दूंगी। जियांग जो कि पहले स्कूल के लिए निकल चुका होता है, मास्टर मार्टिन कहते हैं, अभी तक जियांग आया क्यों नहीं? हमारी क्लास शुरू होने वाली है। चश्मे वाला लड़का आता है और टीचर से कहता है, अगर आप चाहें तो मैं उसे बुलाकर ला सकता हूँ। मार्टिन उनसे कहते हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, वो आ जाएगा। उसी वक्त जियांग दूर से चिल्लाता हुआ आ रहा होता है। वो एक साइकिल पर बैठा होता है और टीचर से कहता है, मुझे माफ कर दे, मैं लेट हो गया। टीचर मार्टिन और वो बच्चे उस साइकिल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, ये क्या चीज है? चश्मे वाला लड़का जियांग से कहता है, कहीं ये कोई अमीर बच्चों का नया खिलौना तो नहीं? जियांग सोच रहा होता है, अब मैं इसको इन सब के सामने कैसे एक्सप्लेन करूं? जियांग उनसे कहता है, ये मेरी न्यू इन्वेंशन है, इसको बाइसिकल कहते हैं, या फिर तुम लोग इसे पैडल बाइक भी कह सकते हो। और यहीं पर हमारी 9th एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।